अब हम शुरू कर रहे हैं सामाजिक संरचना और प्रकार्य, सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा है सामाजिक संरचना और उनकी इकाइयों के बारे में कि समाज के अंदर जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वे सब मिलकर के और सोशल स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसके बाद में आता है प्रकार्य। इस प्रकार्य के अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन और लेवी, इन विद्वानों के हम विचारों के ऊपर ध्यान देंगे। वैसे तो सामाजिक संरचना की जितनी इकाइयाँ होती हैं वे सारी इकाइयाँ आपस में मिलकर के और सामाजिक संरचना को बनाती हैं। चूँकि सारी इकाइयाँ अपने अपने निश्चित स्थान पर रह कर के काम करती हैं, तो जो समाज में फंक्शन होता है, प्रकार्य होता है, वो सुचारू रूप से चलता रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने कि सबसे पहले सामाजिक संरचना का शब्द का प्रयोग किया था या इसके बारे में इन्होंने विचार किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने मत के अनुसार ये कहा है कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसके विभिन्न अंग होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मनुष्य का जो शरीर है वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बना है, अंगों से। और जो समाज है इसमें विभिन्न इकाइयां हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर का यह मानना है कि मनुष्य के शरीर में जो अंग होते हैं वो निश्चित स्थान पर अपने अपने प्रकार्य निश्चित रूप से करते रहते हैं। अगर इनमें से किसी भी अंग में विकृति पैदा हो जाए या तनाव उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर दिखाई देने लगता है। हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, इनमें से किसी भी अंग के अंदर यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर हमको दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से स्पेंसर का मानना है कि समाज के अंदर भी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जो आपस में मिलकर के फंक्शन, प्रकार्य का काम करती हैं। इन इकाइयों में भी किसी भी प्रकार का यदि कोई कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो या जटिलता आ जाती है तो इन इकाइयों के कारण समाज पर या सामाजिक संरचना के ऊपर हमको प्रभाव दिखाई देने लगता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, परिवार। हमें पता है कि प्राचीन समय से लेकर के और आधुनिक समय तक संयुक्त परिवार भारत के अंदर सभी जगह पर पाए जाते हैं। अगर ये संयुक्त परिवार का स्थान धीरे धीरे एकाकी परिवार लेने लगे तो निश्चित रूप से सामाजिक संरचना का जो प्रभाव है वो हमको बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार समाज के अंदर बढ़ने लगे। तो इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव सामाजिक संरचना पर हमको दिखाई देने लगता है। स्पेंसर का यह भी मानना है कि इकाइयों में यदि जटिलता आ जाती है तो उसका प्रभाव सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर पर भी हमको दिखाई देने लगता है। अब यदि हम ये कहें कि प्राचीन समय में परिवार जो होते थे वो जनरली संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे और जितने भी काम करते थे वे सभी काम परिवार के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जैसे उदाहरण ले रहे हैं हम, उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार। अब ये संयुक्त परिवार के माध्यम से जो काम होते थे, जैसे मान लीजिए धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जितने भी काम हुआ करते थे वे सभी के सभी परिवार के माध्यम से होते थे। उस समय चूंकि क्या था, समाज
प्राचीन समय में सरल था, सिंपल सोसाइटी पाई जाती थी। तो जब सरल समाज था वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संस्था नहीं थी जो कि दूसरे काम उन संस्थाओं के माध्यम से किए जा सके। अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्राचीन समय के बाद में आधुनिक समय के अंदर यही कार्य संस्थाओं के द्वारा किया जाने लगा। अब यहाँ पर सामाजिक संरचना थी वो सरल थी। अब यहाँ पर चूंकि संस्था के माध्यम से ये धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, आर्थिक कार्य होने लगे, तो अब यहाँ पर स्पेंसर का यह कहना है कि इसका प्रभाव हमको सोशल स्ट्रक्चर पर दिखाई देता है, सामाजिक संरचना पर दिखाई देता है। चूंकि यहाँ पर क्या हो गया है, जटिलता आ गई है, कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो यहाँ पर जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके काम करने के तरीके बदल गए हैं और प्राचीन समय के अंदर जो काम करने के परिवार के तरीके थे वो उन्हीं के माध्यम से किए जाते थे। अब ये सारे काम संस्थाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इकाइयों में जटिलता आती जाती है वैसे वैसे सामाजिक संरचना के अंदर भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद है दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम का ये मानना है कि सामाजिक संरचना और प्रकारों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, एक परफेक्ट रिलेशनशिप होती है और वो रिलेशनशिप या वो जो तथ्य हैं उन तथ्यों के माध्यम से ये इकाइयाँ या ये तथ्य काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि प्राचीन समय के अंदर जो समाज था वो पूरी तरह से मैकेनिकल था, समाज यांत्रिक था। अर्थात उस समय एकदम सरल समाज पाया जाता था। समाज में जनसंख्या भी कम थी, मनुष्य की आवश्यकताएं भी कम थी, किसी भी प्रकार का कोई श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था, परिवार ही सभी तरह के कार्य मिलजुल कर किया करते थे। परंतु जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे परिवर्तन के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई, परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी, वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। जब समाज में श्रम विभाजन होने लगा, विशेषीकरण होने लगा और विभिन्न व्यवसायों का जन्म होने लगा, तो जब उन विभिन्न व्यवसायों के अंदर काम करने वाले लोगों को स्पेशलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर, ये सारी चीज़ें समाज की डिमांड बढ़ने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जब विशेषीकरण, श्रम विभाजन हुआ अर्थात एक इकाई दूसरी इकाई के ऊपर निर्भर होने लगी। तो जब ये इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है, मतलब जब समाज सामान्य था, यांत्रिकी था, सिंपल था और आधुनिक समाज तो यहाँ पर परिवार सारे काम कर लेता था और यहाँ पर परिवार अब क्या हो गया है, दूसरी इकाइयों के ऊपर निर्भर हो गया है, निर्भरता बढ़ गई है। ये निर्भरता आधुनिकीकरण की देन है और इस प्रकार से जब बाहर से दूसरे काम इकाइयों के माध्यम से होते हैं तो इस प्रकार से जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ने लगी, आवश्यकताओं के साथ में वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। जब वस्तुओं की मांग समाज के अंदर बढ़ने लगती है तो फिर श्रम विभाजन होने लगता है और विशेषीकरण भी होने लगता है। जब इस प्रकार से समाज के अंदर स्पेशलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है तो व्यवसाय बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अलग अलग इकाइयों के अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले लोगों की डिमांड होने लगती है।
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के अंदर एक जनरल फिजिशियन भी होता है, एक हार्ट का स्पेशलिस्ट भी होता है, एक न्यूरोसर्जन भी होता है, एक आई स्पेशलिस्ट भी होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले लोग अलग अलग काम करते हैं। तो ये एक ही व्यक्ति के द्वारा डॉक्टरी का काम नहीं किया जा सकता है। अगर हार्ट का पेशेंट है तो हार्ट के डॉक्टर के पास ही उसको जाना पड़ेगा। न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई बीमारी है तो न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ेगा। ईएनटी वाला है तो ईएनटी के पास में जाना पड़ेगा। तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, उसके बाद स्पेशलाइजेशन हुआ, तो ये जो विभिन्न कार्यों में लोगों का बंटवारा हुआ, ये अलग अलग इकाइयों के माध्यम से हुआ। अब समाज के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि परिवार भी होते हैं, समाज के अंदर समितियां भी होती हैं, संस्थाएं भी होते हैं, व्यावसायिक संगठन भी है, हॉस्पिटल भी है, कोर्ट भी है, पुलिस भी है और नगर निगम भी है। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं और इन अलग अलग जगह पर काम करने वाले व्यक्ति भी अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग डिग्री लेकर के उनके स्पेशलाइजेशन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। तो ये जो डिमांड बढ़ने लगी, ये डिमांड दुर्खिम इसे कहते हैं कि ये अब समाज के अंदर सावयवी व्यवस्था आने लगी। ये सावयवी व्यवस्था अलग अलग इकाइयों को जन्म देती हैं, उनमें घनिष्ठता आती है, ये तथ्य होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये जो फंक्शन करते हैं, ये जो प्रकार्य करते हैं, इन प्रकार्यों में भिन्नता तो होती है परंतु फिर भी सामाजिक संरचना को ये घनिष्ठ रूप से जोड़े हुए रहते हैं। इसके बाद आता है मर्टन। मर्टन का ऐसा मानना है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खिम ने अपने विचार दिए हैं उनको वो स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि पूरी तरह से सोशल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को मान लेना ठीक नहीं है, या सामाजिक संरचना में पूरी तरह से प्रकार्य को मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मर्टन का ये मानना है कि जो इकाइयाँ समाज के अंदर काम करती हैं वे पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होती हैं या वो पूरी तरह से पॉजिटिव फंक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि अगर सारी इकाइयाँ पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगी तो समाज की संरचना तो चलती है परंतु कहीं कहीं पर कोई इकाइयाँ निगेटिविटी भी समाज के अंदर उत्पन्न करती हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि कुछ इकाइयाँ ही निगेटिविटी का काम करती हैं, ज़्यादातर इकाइयाँ पॉजिटिविटी की तरफ ही काम करती हैं। इसलिए सामाजिक संरचना और उसकी व्यवस्था बनी हुई रहती हैं। अगर थोड़ी बहुत भी इकाइयाँ अकार्य या डायफंक्शन का काम करती हैं तो उन्हें हम पार्शियली कह सकते हैं। पर मर्टन का ऐसा मानना है कि समाज के अंदर प्रकार्य और अकार्य दोनों ही पाए जाते हैं। मर्टन ये कहते हैं कि प्रकार्य का जितना काम सामाजिक संरचना के अंदर नहीं है उससे ज़्यादा उसका काम उसके फंक्शन और सिस्टम को बनाए रखने में है। अगर उसकी सामाजिक व्यवस्था और उसकी सामाजिक संगठन बनी हुई रहती है तो सामाजिक संरचना अपने आप सुचारू रूप से काम करती है। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि मर्टन ये कहना चाहते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खिम ने जो बताया है कि समाज के अंदर जो इकाइयाँ होती हैं वो इकाइयाँ पॉजिटिवली फंक्शन करती हैं, परंतु मर्टन ये कहते हैं कि पॉजिटिव इकाइयों के साथ साथ कुछ इकाइयाँ निगेटिव का भी काम करती हैं, मतलब प्रकार्य के साथ में अकार्य भी समाज में पाए जाते हैं। उससे ये समझ लें हम कि कुछ सहयोग भी करती हैं इकाइयाँ और कुछ इकाइयाँ संघर्ष भी करती हैं, कुछ इकाइयाँ कॉपरेशन करती हैं, कुछ आंदोलन भी करती हैं। और आंदोलन और संघर्ष का समय भी कम रहता है और जैसे ही उनकी डिमांड पूरी हो जाती है फिर वो सहयोग का काम करने लगती हैं। तो इस प्रकार से मर्टन कहते हैं कि ये अकार्य और प्रकार्य साथ साथ में काम करते हैं। नंबर 4 पे आते हैं लेवी। समाजशास्त्री लेवी का ऐसा मानना है कि सामाजिक संरचना की जो इकाइयाँ होती हैं और उनके प्रकार्य, प्रत्येक इकाइयाँ अपने अपने अनुसार काम करती रहती हैं और उनका भी निर्धारित और निश्चित
स्थान होता है। समाज के अंदर ये इकाइयाँ निरंतर काम करती हैं। अब यहाँ पर हम ये कहें तो लेवी का मत है कि उनके अनुसार सामाजिक संरचना की जो इकाइयाँ होती हैं उनके प्रकार प्रत्येक समाज की संस्कृति। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लेवी ने मुख्य रूप से संस्कृति पर जोर दिया है। उनके अनुसार ये मानना है कि समाज की जो संस्कृति होती है वो अलग अलग काम करती है। उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं लेवी के अनुसार भारतीय संस्कृति, और पश्चिमी। ये दोनों संस्कृतियों के अंदर हमको अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर भारतीय समाज के अंदर परिवार, जाति देखने को मिलती है और परिवार और जाति के द्वारा किए जाने वाले कार्य पश्चिमी संस्कृति से भिन्न होते हैं। वहाँ पर पश्चिमी संस्कृति के अंदर एकाकी परिवार है, उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं होते हैं या उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो समाज के अंदर स्वीकार नहीं किए जाते हैं। फिर भी समाज की जो संरचना होती हैं उनके द्वारा कुछ मान्यता और कुछ स्वीकृति दी जाती है। वो स्वीकृति के कारण समाज की संरचना का अस्तित्व बना रहता है। इस बात को मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि किसी भी समाज की संरचना के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको की मान्यता नहीं दी जाती है। जैसे प्राचीन समय के अंदर ये था कि परिवार के संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एकाकी परिवार बहुत कम हुआ करते थे, एक जाति से दूसरी जाति के अंदर विवाह नहीं होते थे, तो ये मान्यता नहीं थी। परंतु फिर भी समाज की या जाति की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ एकाधिक परिवार के अंदर अंतरजातीय विवाह होता था। ज़्यादातर परिवारों के अंदर अपनी ही जाति में विवाह होता था। पश्चिमी संस्कृति में हमें ये देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर अंतरजातीय विवाह देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में हमको अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। फिर भी समाज की जो सामाजिक संरचना है वो निरंतर व्यवस्था है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजशास्त्री लेवी का और मत ये है कि सभी समाजों के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों में भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि भिन्नता निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, उनकी इकाइयों के अंदर विशेषीकरण, श्रम विभाजन सभी में अलग अलग होता है और उन इकाइयों का जो व्यवसाय होता है वो भी हमको भिन्नता के रूप में दिखाई देता है। परंतु भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के कुछ फंक्शन समान होते हैं। ये मालूम है कि वहाँ पर जितने भी जॉब करने वाले हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन करते हैं, घरों में रह कर के काम करते हैं, और हमारे यहाँ पर जो है वो व्यक्ति घरों में रह कर के काम कम करते हैं, ऑफिस में जा कर के ज़्यादा काम करते हैं। परंतु कुछ फंक्शन जो कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं वो कुछ समान होते हैं। जैसे मैरिज, विवाह, वो वहाँ पर भी समान है, हम यहाँ पर भी समान रूप से पाए जाते हैं। परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस और रोल, कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं वो है ना, टारगेट व्यक्तियों की लक्ष्य पूर्ति, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, कंट्रोल की जितनी व्यवस्थाएं, नियंत्रण, पुलिस इत्यादि, वो सभी दोनों समाजों के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमको समान रूप से दिखाई देते हैं। तो लेवी का ऐसा मानना है कि अलग अलग कार्यों के अंदर भिन्नता हो सकती है, परंतु इन 5-6 जो पॉइंट उन्होंने बताए हैं ये हमारे यहाँ पर और उनके यहाँ पर हमको समान रूप से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में इन चारों विद्वानों के विचारों को, जो कि अलग अलग विचार अपने रखते हुए उन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना की जो इकाइयाँ होती हैं वो सभी फंक्शन भी करती हैं और उनके अंदर फंक्शन और डायफंक्शन दोनों हमको दिखाई देते हैं। तो इन चारों की जो अवधारणा है, इन चारों के जो मत हैं वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।